हमेशा की तरह आज फिर लेकर आया हूँ दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण मौर्य वंश के इतिहास के बारे में, जिसमें बिंदुसार व सम्राट अशोक के बारे में। सबसे शक्तिशाली राजा कौन था संपूर्ण मौर्य वंश में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों सहित, हल सहित उन पर भी चर्चा की जाएगी। और आज के वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले महीने के आखिरी दिन टेस्ट में मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहले नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दो प्रश्न यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं। पहला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके जो है साम्राज्य की स्थापना की? धनानंद को। ठीक है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी निम्नलिखित दो ही स्रोतों से मिलती है। कौन कौन? सबसे पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। जब हम साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो उसमें अर्थशास्त्र है, इंडिका है और मुद्रा राक्षस है, जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं। और वहीं पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो अशोक के अभिलेख हैं, जूनागढ़ के अभिलेख हैं, रुद्र दमन के अभिलेख हैं। इन अभिलेखों से भी हमें मौर्य साम्राज्य और मौर्य वंश के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। तो इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ की। सर्वाधिक 600 ईसा पूर्व के समय में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ जो है सामने आए, जिसमें मौर्य साम्राज्य का संपूर्ण रूप से जो है चर्चा किया गया है। ठीक है। तो याद रखना है, ये दो स्रोतों से जो है जानकारी मिलती है। किससे? साहित्यिक स्रोत से और पुरातात्विक स्रोत से। ठीक है, ये अच्छे से याद करना है। इसी के साथ जब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के विस्तार की, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य वंश की स्थापना की थी और एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी बहुत ही बड़े, तो उसकी जो उत्तर की सीमा थी वो हिमालय से जुड़ी हुई थी, वहीं दक्षिण की सीमा मैसूर से जुड़ी हुई थी, तो पूर्व दिशा की सीमा बंगाल से लेकर जुड़ी हुई थी जो हिंदुकुश पर्वत तक जाती थी, और वहीं पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। इनके साम्राज्य की सीमा कहाँ कहाँ थी? उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मैसूर। ठीक है, ये सब याद रखना है। मौर्य साम्राज्य के शासकों की जब बात की जाती है तो यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, सतधन्वन और बृहद्रथ। अब क्या आपको ये सारे पढ़ने हैं? जी नहीं, सारे नहीं पढ़ने हैं। सिर्फ आपको सबसे पहले स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, बिंदुसार के बारे में पढ़ना है, अशोक के बारे में पढ़ना है। इन तीन शासकों के बारे में पढ़ना है। बाकी जो रहे हैं उन्होंने कुछ खास भूमिका नहीं निभाई, तो उनसे लेकर कोई प्रश्न नहीं बनते हैं। लेकिन अंतिम राजा जो रहे मौर्य साम्राज्य के शासक बृहद्रथ, उनको भी पढ़ना है। तो याद रखना है, पहले तीन राजा कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और अंतिम राजा बृहद्रथ। इनके बारे में हमको पढ़ना है। बाकी किसी के बारे में नहीं पढ़ना है। किसी ने जो है कोई खास भूमिका नहीं निभाई, इतने योग्य नहीं थे कि इन पर प्रश्न बनाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर देखेंगे बिंदुसार के बारे में, फिर अशोक के बारे में। इन तीनों शासकों के बारे में हम बात करेंगे और इनमें से कौन शासक सबसे बड़ा रहा, मौर्य साम्राज्य के शासक में सबसे बड़ा शासक शक्तिशाली कौन रहा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें, यूट्यूब चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात की जाती है तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के प्रथम शासक थे, यानी पहले राजा थे। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक धनानंद को इन्होंने पराजित करके मगध के राजा बने। और चाणक्य चंद्रगुप्त ने क्या किया? चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। याद रखना है, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं।
फिर धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से शादी कर ली। किससे शादी कर ली? दुर्धरा से। यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त के बारे में दो नाम दिए गए, यानी यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को दो नए नामों से पुकारा है। पहले लेखक प्लूटार्क हुए, जिन्होंने एंड्रोकोट्स कहा है चंद्रगुप्त को, और वहीं दूसरे यूनानी लेखक जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स कहा है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद में 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया है कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। कौन कौन? प्लूटार्क एंड्रोकोट्स और जस्टिन सैंड्रोकोट्स। यानी जो है ये नाम किसके हैं, ये किसने बताया? सर विलियम जोन्स ने बताया। किसके नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य के। लिखे किसने हैं? यूनानी लेखकों ने। लेखक कौन थे? प्लूटार्क, जस्टिन, ये दो लेखक थे। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लेना है। और वह विष्णुगुप्त या कौटिल्य किसे कहते हैं, तो ये भी याद रखना है। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहते हैं और चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं। आप अच्छे से वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंतिम तक समझेंगे तो इसके वीडियो के अंत में पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आगे देख लेते हैं 305 ईसा पूर्व की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक सबसे राजा जो है उस टाइम सिकंदर के थल सेनापति सेल्यूकस की बात की जाती है, क्योंकि सिकंदर का जो थल सेनापति सेल्यूकस था, सेल्यूकस निकेटर था, और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, यहाँ पे इसका युद्ध भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होना है, क्योंकि इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे इनके बारे में भी देखते हैं। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया। कब कर दिया? 305 ईसा पूर्व में। किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? सेल्यूकस को पराजित कर दिया और उसकी पुत्री कर्नेलिया, जिसे हेलेना से भी कहा जाता था, उससे क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या किया? 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट कर दिया। अच्छा, जो 4 प्रांत दिए गए ये आप मैप में देख रहे हैं, जो राउंड किया गया ये 4 जो है प्रांत थे। ठीक है, फिर 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा, सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। क्यों भेजा ये भी समझ में आएगा। मेगस्थनीज की पुस्तक जो थी इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, क्योंकि मेगस्थनीज ने जो पुस्तक लिखी इंडिका नाम की, उसमें क्या किया? मौर्य वंश के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो किस पुस्तक में जो है मौर्य वंश की जो है जानकारी मिलती है? इंडिका बुक में। इंडिका पुस्तक में। लिखा किसने इसे? मेगस्थनीज ने। फिर जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? जैन धर्म अपना लिया, लेकिन तब वे बहुत वृद्ध हो चुके थे। कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में 298 ईस्वी पूर्व में संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा, संलेखना विधि क्या होती है? संलेखना विधि अर्थात व्रत रखकर बिना भोजन, अन्न, जलपान ग्रहण किए हुए अपने प्राणों को त्याग देना ही संलेखना विधि कहलाती है। और इसी विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को त्याग दिया। कब त्याग दिया? 298 ईसा पूर्व में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छे से समझते चलेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से वीडियो के अंतिम पड़ाव में देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं बिंदुसार। बिंदुसार जब आते हैं तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। इसकी माता का नाम क्या था? दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। अब यहाँ प्रश्न आ सकता है कि अमित्रघात किसे कहते हैं, तो उत्तर क्या होगा? बिंदुसार को। ठीक है, ये याद रखिएगा। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेक्स को बनाकर कहाँ भेजा? बिंदुसार के दरबार में भेजा। किसे भेजा? डाइमेक्स को। क्या बनाकर? अपना राजदूत। किसने भेजा? एंटियोकस ने। फिर बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से क्या मांगा? अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। किसने की थी? बिंदुसार ने। किससे? सीरिया के नरेश से। लेकिन एंटियोकस जो कि सीरिया के नरेश थे, उन्होंने क्या किया? मीठी शराब तथा अंजीर भिजवा दिया। ये 2 वस्तुएं भिजवा दी, लेकिन यूनानी दार्शनिक की मांग को
ठुकरा दिया। क्या कहकर ठुकरा दिया? उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। ये कहकर उन्होंने ठुकरा दिया। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखना है? कि क्यों ठुकरा दिया। ठीक है, जब उन्होंने ठुकरा दिया और उसके बाद में यूनानी दार्शनिक की मांग उनकी नहीं पूरी की, ये कहकर ठुकरा दिया कि यूनानी दर्शकों को खरीदना और बेचना हमारी कानूनों में नहीं है। फिर बिंदुसार के बारे में बात करेंगे तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। किस संप्रदाय के? आजीवक के। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा था। बड़ा बेटा क्या नाम था जिसका? सुसीम। वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को, जो उस समय अवंती के राज्यपाल थे, उज्जैन के भी राज्यपाल हुआ करते थे, उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए। अशोक ने बड़ी ही क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध सिंहासन पर बैठ गए। हालांकि उनका राजतिलक नहीं किया गया था, लेकिन सिंहासन खाली नहीं रखा जा सकता था, तो इसलिए उन्हें बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध सिंहासन पर बिठा दिया गया। किसे बिठाया गया? अशोक को। सुसीम को क्यों नहीं बिठाया गया? क्योंकि सुसीम जो है पहले ही एक राज्य का तक्षशिला का जो है राजकुमार थे, लेकिन वे वहाँ का विद्रोह दबाने में असफल रहे थे, इसलिए उन्हें राजा नहीं बनाया गया। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, परंतु यह गलत है क्योंकि ऐसा शिलालेखों में कहीं नहीं मिलता है। इतिहासकारों ने अलग अलग जो है अपने मत बताए हैं जो है अशोक के बारे में। ठीक है, और वहाँ शिलालेखों में इनके भाइयों को जीवित दर्शाया गया है। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात क्या हुआ? उन्होंने जो है एक ऐसे राज्य को जीतने का निश्चय किया, ऐसे प्रांत को जीतने का निश्चय किया जिसे कोई राजा नहीं जीत पाया था, कलिंग को। अशोक ने क्या किया? 261 ईसा पूर्व ने अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। पर कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी थी। किसने दी थी बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को? उपगुप्त ने दी थी। ये आप याद रखिएगा। और यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, उन्होंने जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म इसलिए भी अपना लिया क्योंकि उनका हृदय घात पहुंचा था इतनी लाशों को देखकर। फिर अशोक का बौद्ध धर्म उनका व्यक्तिगत धर्म था। उन्होंने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, जबकि वो चाहते तो कर सकते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और ये लाल जो किया गया है ये आपको याद रखना है। ठीक है, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में क्या बनवाया था? गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कितनी गुफाओं का? 4 गुफाओं का। और कहाँ करवाया था निर्माण? गया में। किनके लिए करवाया था? आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझना है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिए जिससे आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो ये 4 गुफाएं ऐसी थीं जो कहाँ बनी हुई थी? गया में। ठीक है, बराबर की पहाड़ियों में जो है बनवाया गया था। फिर अभी आगे चलकर पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, वीडियो में अंतिम तक बने रहिए जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ बात करते हैं, अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से यानी पत्थरों पर गुदाई या खुदाई कर कर जो है लिखवाया, अपने संदेश लिखवाया और जनता तक पहुंचाने के लिए ऐसा किया। अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी थी? भाषा प्राकृत थी, जिसे कितनी लिपियों में लिखा गया? 4 लिपियों में लिखा गया था। पहली लिपि कौन थी? ब्राह्मी लिपि, दूसरी खरोष्ट लिपि, तीसरी अरमाइक लिपि, चौथी ग्रीक लिपि।
ब्राह्मी लिपि क्या थी, खरोष्टी लिपि क्या थी, इसमें भी हम बात करेंगे। इनके 14 लेखों में सिर्फ 2 ही लेख जो है खरोष्टी लिपि में लिखे गए, बाकी सब ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, यानी उल्टा लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को मिली। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? तो उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा? 1837 में, 1837 में। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसी से संबंधित आगे प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। और इसी वीडियो से कम 20 क्वेश्चन महीने के अंत में टेस्ट में उठा लिए जाएंगे। फिर अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का पसंद लिखा है। क्या लिखा है? देवनाम प्रियदर्शी। फिर मध्य प्रदेश के गुजरात तथा कर्नाटक की मास्की नेदर तथा उदेगोलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है, यानी कि वहाँ अपने नाम को सिर्फ और सिर्फ अशोक लिखवाया है। राजस्थान के भाभरू अभिलेख ने खुद को क्या लिखा है? मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, अगर पूछा जाए जो है सम्राट अशोक ने अपने आप को सम्राट कहाँ बताया है मगध का, तो भाभरू अभिलेखों में। फिर अशोक की धम्म यात्रा की बात करेंगे हम। धम्म यात्रा की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो कि नियम कानून की संहिता बनाई थी उसे ही धम्म कहा जाता था। अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे। इसी के साथ बता दूं कि 60,000 संतों को प्रतिदिन भोजन करवाते थे सम्राट अशोक, और ये किसी एक समुदाय के नहीं बल्कि 21 समुदायों के साधु संत हुआ करते थे जिनको भोजन कराया जाता था। फिर इनके 14 शिलालेख अभिलेख कौन से थे? अशोक के 14 अभिलेखों पर चर्चा करेंगे। प्रथम शिलालेख इनका था, इसमें इन्होंने क्या किया? अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई है, यानी कि अहिंसा ना की जाए और जानवरों की बलि न दी जाए, इसकी इन्होंने निंदा की है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा की भी चर्चा की है। तीसरे शिलालेख में अशोक ने 3 अधिकारी राजूक, युक्तक तथा प्रदेशक का चर्चा किया है जो धम्म के प्रचार के लिए थे, ये याद रखिएगा। चौथे शिलालेख में भैरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्म घोष यानी बौद्ध की नीति का चर्चा किया है। वहीं 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। ठीक है, धम्म महामात्रक नामक अधिकारी यानी कि जो धार्मिक जीवन, लोगों के धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। इसी के साथ छठा है, इसमें अशोक ने अपने आप को क्या कहा कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए मुझे जब चाहे मिल सकता है, यानी जनता या मेरा अधिकारी जो है अगर जन कल्याण की बात, लोगों की भलाई की बात यानी उनकी भलाई के लिए आएगा तो मुझसे किसी भी वक्त किसी भी समय जब चाहे मिल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है अगले शिलालेख में क्या लिखते हैं? ये सबसे बड़ा शिलालेख है। अशोक ने विभिन्न धर्मों को आपसी संप्रदाय की बात कही है, यह सबसे बड़ा शिलालेख है। कौन? 7वां शिलालेख। फिर 8वें में लिखा है अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है जो इसके राज्याभिषेक से 8 वर्ष से प्रारंभ होती है, जहाँ राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया, जहाँ उन्होंने जो है 4 गुफाएं बनवाई। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वे लुम्बिनी भी पहुँचे। फिर उसके बाद में 9वां अभिलेख जो इनका है, इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचार का वर्णन किया है। 10वें अभिलेख में राजा व अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचें, ऐसा लिखवाया गया है। 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। किस धम्म की? बौद्ध धम्म, घोष धम्म बौद्ध धम्म की। 12वें में स्त्रियों के स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा की है, यानी कि स्त्रियों के स्थिति के सुधार के लिए इन्होंने एक पद रखा। फिर 13वां अभिलेख क्या कहता है? इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है, क्योंकि 13वें अभिलेख में सिर्फ और सिर्फ कलिंग युद्ध की चर्चा है।
और 14वें अभिलेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। ये तो हुए अशोक के 14 अभिलेख, ठीक है, ये याद रखने हैं। फिर बात करते हैं अशोक के शासनकाल में प्रमुख अध्यक्ष कितने हुआ करते थे, तो वो आपको याद रखना है 8 अध्यक्ष और 9 अध्यक्ष तक हुआ करते थे, जिसमें पहले वो होते थे जो व्यापार से प्राप्त कर चुंगी एकत्रित करते थे, यानी जो लोग कर इकट्ठा करते थे उन्हें शुल्काध्यक्ष कहते थे, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था, शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर उसी के साथ बात कर लेते हैं दूसरे कौन होते थे। माप तौल के मान को नियंत्रित करने वाले जो है अधिकारी पौतवा अध्यक्ष कहलाते थे। उसी के साथ तीसरे वस्त्र उद्योग मंत्री सूत्राध्यक्ष कहलाते थे। इसी के साथ जो चौथे थे वो चौथे अधिकारी बूचड़खाने चर्म उद्योग का अध्यक्ष जो कि सूनाध्यक्ष कहलाते थे। फिर उसके बाद में टकसाल का अध्यक्ष किसे कहा जाता था, टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। घोड़ों की देखभाल करने वाला अश्वाध्यक्ष कहलाता था, ठीक है, घोड़ों की देखभाल करने वाले को अश्वाध्यक्ष के पद पर रखा जाता था। फिर उसी के साथ हाथियों की देखभाल करने वाला हस्त्याध्यक्ष कहलाता था, ठीक है, यानी सब एक एक जो है टोली का एक प्रमुख अध्यक्ष होता था। फिर खान मंत्री यानी कि सिपाहियों के सैनिकों के खाने पीने की जो है सामग्रियों का मुख्य जो अधिकारी होता था उसे अकाराध्यक्ष कहते थे। कृषि विभाग के अधिकारी को कृषियाध्यक्ष कहते थे। तो ये आपको अच्छे से सारे ऑप्शन याद रखने होंगे, ठीक है, तब जाकर आप जो है अच्छे से अभी वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल कर सकेंगे। पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था की बात करें तो सबसे बड़ी सेना इनके पास थी। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख ऐसे सैनिक थे जो पैदल चलते थे, 30,000 ऐसे सैनिक थे जो घोड़ों पर सवार होकर चलते थे, 9,000 ऐसे सैनिक थे जो हाथियों पर चलते थे, 8,000 ऐसे सैनिक थे जो रथ पर चलते थे। मेगस्थनीज के अनुसार सेना की देख रेख के लिए अलग से एक विभाग था। इस विभाग में 30 सदस्य हुआ करते थे। उच्च अधिकारियों को महामात्रा कहा जाता था, ठीक है, और ये ऑप्शन याद रखिए। कौटिल्य के अनुसार राजा को सिर्फ 3 तरह के युद्ध करने चाहिए, प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, तूसड़ी युद्ध। अब इसमें होता क्या है, प्रकाश युद्ध में आमने सामने का युद्ध होता है, कूट युद्ध में चालाकी तथा छलबाजी से युद्ध किया जाता है, ठीक है, कूटनीति में चालाकी तथा छलबाजी से युद्ध होता है। वहीं तूसड़ी युद्ध में अप्रत्यक्ष युद्ध, शत्रु राज में गृह युद्ध छिड़वा देना, यानी लड़ाई नहीं करना बल्कि उनको आपस में लड़ाना, उनके राज्य में जो है फूट पैदा कर देना, यह तूसड़ी युद्ध कहलाता था। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। फिर उसके बाद में बात करें, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ये 4 ऐसे वर्ग हैं। लेकिन मेगस्थनीज ने क्या किया है, 7 वर्गों का वर्णन किया है। इन्हें 7 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहले कौन है, दार्शनिक, दूसरे कृषक, तीसरे पशुपालक, चौथे व्यापारी, फिर सैनिक, 6 नंबर पे निरीक्षक, 7 नंबर पे मंत्री। इन 7 वर्गों का दार्शनिक कौन कहलाते थे, दार्शनिक यानी दार्शनिक के अंतर्गत पुजारी, भिक्षु तथा विद्वान आदि आते थे। कृषक मेगस्थनीज के हिसाब से, उनके हिसाब से 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सबसे अधिक बताई गई, यानी कृषकों का वर्ग सबसे बड़ा वर्ग था। पशुपालक वर्ग, ये पशुपालन किया करते थे या पशुपालन का कार्य किया करते थे। व्यापारी शिल्पी वर्ग जो होते थे ये अधिकांशतः नगरों में निवास करते थे और अपनी शिल्प कला के नाम से जाने जाते थे। सैनिक, समाज में किसानों के बाद सैनिक सर्वाधिक सबसे बड़ी संख्या में थे, यानी यह वर्ग किसान वर्ग से जो है 2 नंबर पर था। निरीक्षक, यह समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। और मंत्री, समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग आता था, यानी कि मंत्री के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक के अधिकारी ही आते थे। तो कितने वर्गों में बांटा गया है, मेगस्थनीज ने 7 वर्गों में बांटा गया है। सबसे बड़ा वर्ग कौन है,
कृषक, 2 नंबर पे कौन है, सैनिक। लेकिन चाणक्य ने कितने वर्गों में बांटा है, सिर्फ 4 वर्गों में। ठीक है, ये याद रखना है। मौर्यकालीन वास्तुकला की बात करें तो मौर्यकालीन में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, वर्तमान में पटना में मिले हैं। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर भी हुआ करते थे। अशोक ने मध्य में सांची का स्तूप बनवाया है, जो सबसे बड़ा स्तूप है। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से सांची का स्तूप दिखता है, जो इस समय 200 के नोट पर, इंडियन 200 रुपये के नोट पर नज़र आता है। वहीं अशोक ने उत्तर प्रदेश के सरनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा गया है, जो अहिंसा का सूचक हैं। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, ये भी याद रखना है हमें। ठीक है, फिर मौर्य काल में जो है लकड़ी के भवन हुआ करते थे, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न क्या है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त था, ये हमने बताया। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो अशोक को तक्षशिला भेजा था, क्योंकि वहाँ जो उसका बड़ा पुत्र था वो विद्रोह रोक नहीं पाया था, इसलिए अशोक को भेजा गया था। फिर निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से भी समझाया गया। मौर्य सम्राट अशोक ही प्रियदर्शी कहलाते थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो ऑप्शन बी सही होगा। फिर उसके बाद में प्राचीन का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपने अंतिम दिनों में अपना लिया था, तो ऑप्शन ए सही है। फिर है निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य तो साम्राज्य का मौर्य वंश का संस्थापक है, बिंदुसार भी जो है राजा है, शासक है, अशोक भी जो है मौर्य वंश का है, लेकिन अजातशत्रु हर्यक वंश का है, तो ये ऑप्शन सही है, अजातशत्रु हर्यक वंश का है। ठीक है, फिर उसके बाद में मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ठीक है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, 7 श्रेणियों में, लेकिन चाणक्य ने 4 श्रेणियों में। तो अगर चाणक्य के लिए पूछा जाए तो 4 श्रेणी, लेकिन यहाँ मेगस्थनीज को पूछा गया तो 7। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था काहे का, ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का, तो लकड़ी का बना था, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, पटना में इसकी कॉपी नकल मिलती है, ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद में देख लेते हैं सांची का स्तूप किसने बनवाया था, गौतम बुद्ध ने, खरगोन ने, चंद्रगुप्त ने, अशोक ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था, उत्तर प्रदेश के सरनाथ में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, जेम्स प्रिसेप। मैंने अभी पढ़ाया था पीछे कि जेम्स प्रिसेप जो है सबसे पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो वह 13वें शिलालेख में मिलता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो 13वां जो है डी वाला ऑप्शन सही है, शिलालेख 13वां। ठीक है, फिर उसके बाद में एक सूची को दूसरी से सम्मिलित करना है। चंद्रगुप्त को क्या कहते थे, बिंदुसार को, अशोक को, चाणक्य को। तो देखिए चाणक्य को विष्णुगुप्त कहते थे, तो डी तो 4 में मिल जाएगा। अशोक को प्रियदर्शी कहते थे, ये 1 में मिल जाएगा। और बिंदुसार को अमित्रघात कहते थे, ये 3 में मिल जाएगा। चंद्रगुप्त को क्या कहते थे, सेंड्रोकोट्स कहते थे, तो ये कहाँ मिल जाएगा, आप सेंड्रोकोट्स में मिलाइए। ठीक है, फिर उसके बाद में मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है, तो मौर्य काल में सीता एक प्रकार का कर हुआ करता था जो लोगों की, किसानों की आय पर लगाया जाता था। ठीक है, एक प्रकार का कर हुआ करता था जिसे सीता नाम दिया गया था, या सीता कर भी कहते थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, कुछ यूपीपीएससी में पूछे गए तो कुछ एसएससी में पूछे गए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही बहुत से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आई थिंक आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आगे भी अच्छे से अच्छे वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे हेल्पफुल वीडियोस आपको समय रहते मिलते रहें। और महीने की हर
अंतिम तारीख में 29 या 30 तारीख को एक टेस्ट रखा जाता है, जिसमें भाग लेने पर सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को एक उचित पुरस्कार भी दिया जाता है। धन्यवाद।